नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल चौहान। खबरों बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सीएम सिंह ने किया उत्तरकाशी विश्वनाथ मंदिर की भव्यता का बखान। आदिकाल से ऋषि मुनियों की तपस्थली और अगाध आस्था का रहा। देहरादून में भाजपा संगठन महामंत्री आर को मिली बड़ी। अजय कुमार बने राजस्थान के संगठन महामंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष जिम्मेदारी। टिहरी के नरेंद्र नगर नगर पालिका परिषद चुनाव, कांग्रेस को झटका। अध्यक्ष पद पर भाजपा प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित। उत्तराखंड में होम स्टे पर बड़ी कार्रवाई। 150 का रजिस्ट्रेशन रद्द और 55 पर जुर्माना। देहरादून में वीकेंड पर यातायात व्यवस्था चरमराई। पर्यटक और स्थानीय लोग जाम में फंसे। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में आज भी बदला रहेगा मौसम का मिजाज। बारिश के साथ आंधी तूफान की चेतावनी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सीधे लेकर चलते आपको खबरों के विस्तार में। उत्तराखंड के वन क्षेत्रों में लगातार बढ़ रही वनाग्नि की घटनाओं ने चिंता बढ़ा दी है। आग से वन संपदा, वन्य जीवों और प्राकृतिक जल स्रोतों को नुकसान पहुंच रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार बढ़ता तापमान, कम वर्षा, चीड़ की सूखी पत्तियां और मानव लापरवाही प्रमुख वजह। लगातार हो रही घटनाओं के बीच आग रोकने की व्यवस्थाओं और वन विभागों की तैयारियों पर भी सवाल उठ रहे हैं। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा पर्यटन और प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करता है, लेकिन जब जंगल जलते हैं तो उसका सीधा असर पर्यटन उद्योग पर भी पड़ता है। धुएं और प्रदूषण से पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक सुंदरता प्रभावित होती है और पर्यटक दूर रहने लगते हैं। हालांकि वन विभाग की ओर से फायर लाइन, ड्रोन मॉनिटरिंग और त्वरित राहत टीमें जैसी व्यवस्थाएं की जा रही हैं, लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि सिर्फ सरकारी प्रयास काफी नहीं होंगे। स्थानीय लोगों की भागीदारी, जंगलों की वैज्ञानिक निगरानी और वन संरक्षण के प्रति जागरूकता बेहद जरूरी है। देवभूमि के जंगल सिर्फ पेड़ नहीं, बल्कि यहाँ की संस्कृति, जल जीवन और भविष्य का आधार है। अगर वनाग्नि की बढ़ती घटनाओं पर समय रहते काबू नहीं पाएगा तो आने वाले वर्षों में इसका असर सिर्फ जंगलों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इंसानी अस्तित्व भी इसकी भारी कीमत चुकाएगा। वहीं इस पूरे मामले पर जब सवाल पूछा गया वन मंत्री से, तो पत्रकारों पर ही बिखरते नजर आए। उनका ये वीडियो इस समय गंभीर मुद्दे पर बोलना काफी चर्चाओं में है। साथ ही स्थिति पर सरकार सब सामान्य करने का दावा तो करती दिखाई दे रही है, लेकिन जहां से शुरुआत की थी आज भी वही खड़ी है। यानी कि करोड़ों की वन संपदा धू धू कर दिन रात सुलग रही है, जिस पर राजनीति का पारा भी आसमान में दिखाई दे रहा है। साथ ही जंगली जानवरों का भय अलग सताता दिखाई दे रहा है। पूछ के आएगा, अभी भी कह रहा हूँ, मतलब मुझे पत्रकारिता का स्तर होना चाहिए। तो पत्रकारिता इतने निम्न स्तर में चली गई कि अगर कोई बात किसी का गाँव, अगर धन सिंह जी के गाँव में भाग गया तो क्या धन सिंह जी की जिम्मेदारी है? अबे जंगली जानवर है, जंगली जानवर, जंगल के आसपास हमारे सारे गांव बसे हुए हैं। बाघ कहाँ चल जाए? हमारा प्रयास ये है कि मानव वन्य जीव संघर्ष को कम किया जाए। हमारा प्रयास ये है कि वनाग्नि को जन सहयोग से कम किया जा सके। और अगर आप देखेंगे 4 लाख रुपए जो मुआवजा मिलता था, विगत वर्ष हमने उसको 6 लाख के स्थान में 10 लाख करने का काम किया। को बताना चाहूंगा, पिछले कल जो आग लगी है उससे अनेक से बागवानों को नुकसान हुआ है। आपको बताते चले, ये जहां मैं अभी इस वक्त मौजूद हूँ, ये मेरा खुद का बगीचा है जो जलकर पूरी तरीके से राख हो चुका है। और मेरा ही बगीचा नहीं, बल्कि मेरे इस बगीचे के साथ साथ 8 से 10 और बगीचे और लगभग 4 से 5 छानियां जो इस आग की चपेट में आई है। आपको बताते चले, ये ग्राम पंचायत कूना के खेड़ा डोहरा और खेड़ा बोराड़ में भारी नुकसान हुआ है। देखिए, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि धामी जी अपने चेहरे को चमकाने के लिए अखबार के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से रात दिन एक किए हुए हैं। दूसरी ओर पूरे उत्तराखंड में जरा सी गर्मी क्या पड़ी, पूरे वन जो है आग की चपेट में आ चुके हैं। जंगली जानवर परेशान है, गांव में पानी नहीं है, ग्रामीण अपने हाल में जीने को मजबूर हैं। ऐसे में धामी जी का घूम घूम कर अपना चेहरा चमकाना यह बताता है कि इन्हें ना तो उत्तराखंड की चिंता है, ना उत्तराखंड के नागरिकों को अग्नि से बचाने की है। देखिए, पहाड़ों में बहुत बुरा हाल है, पहाड़ों में बहुत ही बुरा हाल है। कल रात को भी मैं जब एक जगह से आ रहा था तो वहाँ पे गजा और खाड़ी के बीच टिहरी गढ़वाल में भयंकर आग लगी हुई है, भयंकर। और ऐसी जगह जगह पर पूरे पहाड़ में गढ़वाल मंडल से लेकर कुमाऊं मंडल तक हर जगह पर, हर 15-20 किलोमीटर पर
जंगलों में आग लगी हुई है। तो मैंने ये कहा कि एक तरफ सरकार बोल रही है कि भाई लोग मांग कर रहे हैं सरकार से कि बाघों से बचाओ। बाघ जब जंगलों में आग लगेगी तो बाघ रिहायशी इलाकों में ही तो जाएगी। हमने अपने सभी कार्यकर्ताओं से कहा है कि आग की रोकथाम के लिए जो उनसे हो सकता है वो करना चाहिए। जन जागरण के कार्यक्रम भी करने चाहिए और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भी हमारा एक प्रतिनिधिमंडल कल माननीय वन मंत्री से मिला है। हमने उनसे भी आग्रह किया कि फॉरेस्ट के जितने भी कर्मचारी हैं। हैरानी की बात करें तो जनपद मुख्यालय के बड़ेठी क्षेत्र में स्थित पोखू देवता मंदिर के समीप हाल ही में देर रात्रि जंगल में अचानक भीषण आग भड़क उठी। देर रात लगी आग ने कुछ ही समय में विकराल रूप धारण कर लिया। तेज हवाओं और सूखी वनस्पतियों के कारण आग तेजी से फैलती चली गई और इसकी लपटें आवासीय बस्ती तक और गंगोत्री राष्ट्रीय मार्ग के बेहद करीब तक पहुंच गई। रात के अंधेरे में जंगल में उठी आग की ऊंची लपटों और धुएं को देखकर क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों के साथ ही आसपास ठहरे यात्रियों में भी भय का माहौल बन गया। घटना की सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की टीम तत्काल मौके के लिए रवाना हुई। अब सवाल ये है कि क्या उत्तराखंड के जंगलों को बचाने के लिए अब और कठोर कदम उठाने की जरूरत है? क्या जलवायु परिवर्तन और मानव लापरवाही मिलकर पहाड़ों को बंजर बना रही है? और वन महकमा जब दावे करता है तो आखिर धरातल पर काम क्यों नहीं कर पाता, जबकि करोड़ों का बजट इसी काम के लिए किया जाता है? तभी भी सालों से धधकते ये जंगल क्या बारिश के इंतजार में ऐसे ही सुलगते रहेंगे? उत्तराखंड टेक्स रिपोर्ट। अगली खबर का रुख कर लेते। खबर देहरादून से, जहां आयुष मंत्री मदन कौशिक ने विधानसभा स्थित सभागार कक्ष में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय हर्रावाला के संबंध में पूर्व में लिए गए निर्णयों के अनुपालन और क्रियान्वयन की स्थिति पर विस्तृत चर्चा हुई। इसके साथ ही आयुष मंत्री ने आयुष मंत्रालय भारत सरकार के साथ आगामी प्रस्तावित बैठक को लेकर विभागीय स्तर पर की जा रही तैयारियों और कार्य योजनाओं पर भी विस्तृत चर्चा हुई। मंत्री कौशिक ने आयुर्वेदिक कॉलेज ऋषिकुल और गुरुकुल हरिद्वार में दवाइयों के वितरण को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से उचित कार्रवाई के निर्देश दिए। आयुष विश्वविद्यालयों में किसी भी तरह की अव्यवस्था न होने पाए, इसके लिए अधिकारी उचित कार्य प्रणाली अपनाए। साथ ही विश्वविद्यालयों में टेक्नीशियन, लाइब्रेरियन और अन्य रिक्त पदों को भी जल्द से जल्द भरने के लिए अध्याचन भेजने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। विद्यालयों के कैंपस की स्थिति है, उस पर विस्तार से चर्चा करते हुए क्या हो सकता है। जो दवाई की कमी कैंपसों में चल रही थी, फिलहाल तत्कालीन व्यवस्था के लिए 3-3 लाख रुपए उन तीनों कैंपसों को देने के लिए कहा है, जिससे दवाई की व्यवस्था हो। और तत्काल कुलपति को कहा कि आप दवाई के लिए जो व्यवस्था बनानी है उसको आगे बढ़ाइए। इसी प्रकार से जो कैंपस की इस साल के लिए जो भारत सरकार की टीम आनी है, उसके लिए भी कहा है कि हम क्या व्यवस्था हो सकती है, जो दिक्कत है उनको दूर करिए। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। देहरादून में कौशल विकास एवं सेवा आयोजन मंत्री सौरभ बोगुड़ा ने विधानसभा स्थित कार्यालय में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रदेश की औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं की समीक्षा की। बैठक में छात्र संख्या बढ़ाने, सुविधाओं के विस्तार और विभागीय योजनाओं के व्यापक प्रचार प्रसार पर जोर दिया गया। मंत्री ने बताया कि देहरादून के निरंजनपुर, श्रीनगर और अल्मोड़ा स्थित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में टीवीएस कंपनी के उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। साथ ही 32 संस्थानों में संचालित डीएसटी मॉडल का विस्तार कर इसकी संख्या 45 तक बढ़ाई जाएगी, जिससे विद्यार्थियों को संस्थान और उद्योग दोनों स्तरों पर प्रशिक्षण का अवसर मिल सके। लगातार अपने विभागों की समीक्षा करते रहते हैं कि हम हर 6 महीने में कि हमको कहाँ क्या गोल सेट किए थे और कहाँ हमने कितने अचीव किए, और अब नेक्स्ट जो इस हमारा एडमिशन सीज़न है उसमें क्या क्या नई चीज़ें करनी चाहिए जिससे कि हमारे बच्चों को सुविधा मिले। और 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो हमने टीवीएस के खोले थे, एक देहरादून निरंजनपुर ITI, श्रीनगर और अल्मोड़ा, उनका उद्घाटन हम 16 तारीख को करने जा रहे हैं। वो तैयार हो गए हैं पूर्ण तरीके से। 13 जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हमने टाटा टेक्नोलॉजीज़ को दिए थे, उनका इस जुलाई से हम शॉर्ट टर्म कोर्सेज उनमें शुरू करने जा रहे हैं। उसके मशीनरीज और उनके इंस्ट्रक्टर्स टाटा के माध्यम से प्रोवाइड कर दिए गए हैं।
अगली खबर का रुख कर लेते हैं। ऋषिकेश में 3 और 4 जून को ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ मेयर्स की 117वीं बैठक आयोजित की जाएगी। नगर निगम ऋषिकेश की मेजबानी में होने वाले इस 2 दिवसीय सम्मेलन में देश भर के 50 से अधिक महापौर हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। सम्मेलन में शहरी विकास, नगर निकायों की चुनौतियों और बेहतर शहरी प्रबंधन जैसे विषयों पर चर्चा होगी। कार्यक्रम में कई जनप्रतिनिधि और गणमान्य लोग भी मौजूद रहेंगे। 3 तारीख को मेयर काउंसलिंग होने जा रहा है। हम लोगों ने तैयारी किया है और इस आयोजन में माननीय पुष्कर सिंह धामी जी उत्तराखंड सरकार मुख्य अतिथि हैं। 10:30 बजे के आसपास सीएम साहब नटराज होटल आएंगे और नटराज होटल में इस कार्यक्रम को रखा गया है। ऋषिकेश नगर निगम जो है लगभग 1 महीना से हम लोग ये तैयारी कर रहे हैं और 2 दिन और रह गया है। तो आपके चैनल पर ये बताने में मुझे खुशी भी हो रहा है कि पूरे उत्तराखंड में ये पहली बार इतना बड़ा सम्मेलन हम लोग करने जा रहे हैं। अगली खबर का रुख कर लेते। खबर नैनीताल से। उत्तराखंड हाईकोर्ट में ऋषिकेश की नगर पंचायत जोक में अधिकारियों द्वारा की जा रही वित्तीय अनियमितताओं को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। मामले की जन सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने प्रदेश सरकार से 2 सप्ताह के भीतर मामले की विस्तृत जानकारी कोर्ट में पेश करने को कहा है। साथ ही मामले की अगली सुनवाई के लिए 2 सप्ताह बाद की तिथि नियत की है। आपको बता दें कि शुभम झा ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि ऋषिकेश की नगर पंचायत जोक में अधिकारियों द्वारा फर्जी बिलों और दस्तावेजों के आधार पर वित्तीय अनियमितताएं की गई हैं। इस संबंध में उन्होंने विभिन्न माध्यमों से शिकायत दर्ज कर घोटाले में शामिल दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। नगर पंचायत जोक के अंदर बहुत सारे तरीकों से घपले किए जा रहे हैं, पैसे का गबन किया जा रहा था, जिसके तहत शुभम झा ने अपनी तरफ से बहुत सारी सूचनाएं एकत्रित किया और उस एकत्रित करने के बाद उसकी अलग अलग सूचनाओं के माध्यम से कंप्लेंट फाइल किया है अधिकारियों को, जिसमें वो चाहते थे पूरे तरीके से इसके ऊपर जांच हो और जांच करने के बाद जो लोग इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। एक एजेंसी जस्टिन ग्लोबल के नाम से वहाँ पर चल रही बहुत सालों से, जिसने अपने जो बिल सबमिट किए हैं उसके अंदर जीएसटी का घपला किया है। जीएसटी के घपले के अलावा रूल्स के हिसाब से जो 3% से 7% तक की सर्विस चार्ज लिया जा सकता, उसकी जगह से पर 21% वहाँ पर सर्विस चार्ज किया गया। अगली खबर का रुख कर लेते। खबर खटीमा से, जहां सफाई कर्मचारियों ने बजरंग दल कार्यकर्ताओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पूर्व दर्जा राज्य मंत्री संतोष गौरव के खिलाफ सोशल मीडिया पर कथित आपत्तिजनक और जाति सूचक टिप्पणियों तथा जान से मारने की धमकी से नाराज कर्मचारियों ने खटीमा कोतवाली पहुंचकर प्रदर्शन करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग उठाई। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि 28 मई को वाल्मीकि समाज के एक सफाई कर्मचारी के साथ मारपीट की गई थी। साथ ही पूर्व दर्जा राज्य मंत्री संतोष गौरव के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों से कर्मचारियों में आक्रोश और बढ़ गया। खटीमा कोतवाल विजेंद्र शाह ने कहा है कि सोशल मीडिया पोस्ट और मारपीट के आरोपों की निष्पक्ष जांच कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हमारे कर्मचारियों को गुस्सा और आक्रोश है कि हमारे नेता को बहुत अपशब्द बोले और कमेंट में गाली गलौज दी है, उन्हें जान से मारने की धमकी दी है। जब तक उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती हम काम बंद हड़ताल पे हैं और वो माफ़ी नहीं मांगता हमारे सारे कर्मचारियों के बीच में आके, तब तक हम काम पे नहीं जाएंगे। पत्रकार महोदय जी, आज हम कोतवाली आने का विषय हमारा ये है कि 28 मार्च को ये बकरा ईद वाले दिन कुछ ट्रॉली में बवाल पाए जाने पर इन्होंने बजरंग दल वालों ने कुछ हमारे कर्मचारियों पर हमला किया, मारपीट की। अपनी जान बचाकर वो भागा तो उसमें हमारी शाखा यूनियन को पता चला कि हमारी कौम को, हमारे समाज के व्यक्ति को इन लोगों ने बहुत बुरी तरीके से मारा। उसमें हम लोगों ने कार्रवाई की। देखिए अभी विगत कुछ दिवस पूर्व नगर पालिका के एक ट्रैक्टर में बकरीद के कुछ अवशेष डालने के संबंधी कुछ हिंदूवादी संगठनों का नगर पालिका से विवाद हुआ था और उसके पश्चात जो है कुछ सोशल मीडिया में बयानबाजी हुई है, जिसके संबंध में आज नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों द्वारा। अगली खबर का रुख कर लेते। खबर काशीपुर से। कोतवाली क्षेत्र की कुमाऊं कॉलोनी में बाहरी व्यक्तियों के सत्यापन अभियान के दौरान पुलिस के
से अभद्रता और सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप में 2 युवकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। पुलिस के अनुसार पारस अधिकारी और पीयूष अधिकारी ने सत्यापन के दौरान पुलिसकर्मियों के साथ गाली गलौज और गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस कुमार ने व्यवस्था बनाए रखने और सरकारी कार्य में बांधने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। देखिए, काशीपुर कोतवाली का मामला है। इसमें कुमाऊं कॉलोनी में हमारी टीम, जो पुलिस की टीम है, सत्यापन के लिए गई थी। सत्यापन एक नियमित कार्रवाई है जो समय समय पर पुलिस करती है। बाहरी लोगों के सत्यापन उसमें हो रहे थे। कल यहाँ पर कुमाऊं कॉलोनी में पारस अधिकारी पुत्र श्याम सिंह और पीयूष अधिकारी पुत्र दीवान सिंह, इन दोनों लोगों द्वारा जो हमारी पुलिस टीम मौके पर गई थी, उनके साथ में अभद्रता की गई है सत्यापन की कार्रवाई को लेकर, और गाली गलौज की गई है और हाथापाई भी हुई। और इस घटना में उचित कार्रवाई करते हुए थाना कोतवाली काशीपुर में मुकदमा पंजीकृत किया गया है, सरकारी कार्य में बाधा डालना और जो अन्य धाराएं हैं, और इन दोनों की गिरफ्तारी की गई है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। नैनीताल में तेज हवाओं के साथ हुई मूसलाधार बारिश से जहां एक और आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया, तो वहीं तेज हवाओं के साथ हुई बारिश से नैनीताल के स्टाफ हाउस क्षेत्र में घर के आंगन में लगा सुरई का पेड़ भरभरा कर गिर पड़ा। गनीमत यह रही कि पेड़ घर के गेट में फंस गया, जिसके चलते घर के नीचे बना टीन शेड क्षतिग्रस्त होने से बच गया। हालांकि पेड़ गिरने से क्षेत्र में आसपास के घरों की विद्युत लाइन क्षतिग्रस्त हो गई। मौके पर पहुंचे जनप्रतिनिधि रमेश प्रसाद टमटा का कहना है कि घर में दिव्यांग परिवार निवास करता है। कई बार वन विभाग और जिला प्रशासन को क्षेत्र में खोखले हो चुके पेड़ों को काटने व खतरा बने हुए पेड़ों की लॉपिंग करने के लिए प्रार्थना पत्र दिए गए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। पार्षद ने वर्षा काल से पहले स्टाफ हाउस क्षेत्र में खतरा बने पेड़ों को चिन्हित कर काटने की मांग की है, ताकि लोगों को राहत मिल सके। सुबह 10:30 बजे गिरा है। बारिश के कारण हवा बहुत चल रही थी। सुबह 10 बजे के करीब आसपास गिरा है। नुकसान भी हमारा बहुत हुआ है। मतलब सुबह बारिश और ये हवा के कारण हमारा पेड़ गिरा, बारिश की वजह से। हम 5-6 लोग रहते हैं घर में। मामा मेरे विकलांग है, मम्मी विकलांग है, और हम जा भी कहाँ सकते हैं इसके अलावा। और कोई नई सुविधा नहीं है। सरपंच से हम ये मांग करते हैं कि जैसे तैसे करके हमारा थोड़ा नुकसान ठीक भी हो जाए, पेड़ कटाई जाए। पहले मीटर ठोक ले। टाउन हाउस वार्ड नंबर 1 में सुरई का पेड़ गिरा है। इसके बारे में मैंने कई बार विभाग को अवगत कराया गया है। हमारे कर्मचारी भेज रहे हैं, खाली क्या नाम पातन समिति में रखा है पेड़, आज कटेगा कल कटेगा करके 6 महीने हो चुके हैं। और मैंने कमिश्नर साहब को भी, डीएम साहब को भी लेटर दे रखा है इसके लिए, मगर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है इसमें। आज देखो ये दिव्यांग लोग रहते हैं इसमें और ये बच गए, और कल को ऐसे रहा तो क्या नाम कहते हैं, कई पेड़ और हैं इस जगह में, तो इनको छटाई करें इन पेड़ों की और कार्रवाई हो, पेड़ों को कटे, और ताकि जनता परेशान ना हो। अब वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों में जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद फिर आपका बहुत स्वागत है। सीधे लेकर चलते खबरों में। देहरादून के नालापानी स्थित वैदिक साधन आश्रम तपोवन में स्वस्ति भाव चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा सनातन वैदिक पुरोहित आर्य उपनिदेशक निर्माण शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल और कैंट विधायक सविता कपूर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि आज की युवा पीढ़ी तेजी से नशे की गिरफ्त में जा रही है, जिससे समाज और संस्कृति दोनों को नुकसान पहुंच रहा है। मैं सबसे पहले तो आप समस्त पत्रकार बंधुओं का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप जैसे कर्मठ पत्रकार इस प्रकार की जो सनातन को मजबूत करने के लिए, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है वो कि ऐसे धार्मिक और संस्कारित मूल्य अपने चैनल पर चलाने के लिए बहुत ही यहाँ पुरुषार्थ पूर्वक आए हैं। आपका बहुत आभार। अब मैं बताना चाहता हूँ कि ये जिस प्रकार से सनातन शब्द है जो सदा से था, है और आगे रहेगा, तो सनातन एक विशेषण है और इसके साथ एक संज्ञा लगती है। मैंने सदा से कौन है, तो एक उत्तर निकल के आता है कि सदा से वेद है, ईश्वर है। के द्वारा ये जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे संस्कार, जिससे हमारी संस्कृति में आज की नौजवान पीढ़ी जो पाश्चात्य की ओर जा रही है और
नशे की गिरफ्त में भी जा रही है। इससे कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति का कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ नुकसान होने की संभावना है। इसको देखते हुए एक मिशन के रूप में न्यास में एक नौजवान अनुज शास्त्री जी के नेतृत्व में इसको मिशन के रूप में लेने का निर्णय लिया, जिसमें वो लोगों को प्रशिक्षण देने के बाद अगली खबर की ओर रुख कर लेते। चमोली से खबर। नीति घाटी में आयोजित नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन में 25 वर्षीय अनुराग रावत ने सेरेब्रल पाल्सी जैसी दिव्यांगता को चुनौती देते हुए 10 किलोमीटर की कठिन दौड़ लगभग 1 घंटा 45 मिनट में पूरी कर अदम्य साहस का परिचय दिया। पौड़ी निवासी एवं वर्तमान में दिल्ली में रह रहे अनुराग ने दुर्गम पहाड़ी रास्तों और सीमित ऑक्सीजन जैसी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बीच अपनी मजबूत इच्छा शक्ति का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि सीमाएं केवल हमारे दिमाग में होती हैं, संकल्प मजबूत हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। इस आयोजन में देश के 27 राज्यों से 1200 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। अगली खबर की ओर रुख कर लेते। खबर हरिद्वार से है, जहां सोमवार सुबह हुए बस हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। फुटेज में एक डंपर बस को टक्कर मारकर दीवार को तोड़कर घुसता हुआ नजर आ रहा है। सीसीटीवी फुटेज में साफ नजर आ रहा है कि हाईवे की ओर मुड़ रही बस डंपर की टक्कर लगने के बाद तुरंत पलट गई। पुलिस का कहना है कि मामले में प्रथम दृष्टया दोनों वाहनों के ड्राइवरों की लापरवाही उजागर हो रही है। जांच के बाद जरूरी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि इस हादसे में राजस्थान की एक महिला की मौत हो गई है। डंपर चालक की लापरवाही है, बस चालक की भी लापरवाही है और उसमें ये स्लीपर कोच बसता है, दोनों चालकों की लापरवाही है जो प्रथम दृष्टया पता चला है। और ये एफआईआर में जो इन्वेस्टिगेशन होगी उसमें और डिटेल में जानकारी मिलेगी निश्चित रूप से, लेकिन दोनों गाड़ियों के चालकों की लापरवाही है। इसमें घटना का स्टेटस टोटल 38 लोगों को इसमें चोट लगी थी, जिसमें से 30 महिलाएं हैं, 6 पुरुष हैं और 2 बच्चे हैं और इसमें एक महिला की मृत्यु हुई है और नागौर राजस्थान के रहने वाले हैं। एफआईआर लिख रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन में जो भी सामने आएगा आपसे शेयर करेंगे, लेकिन निश्चित रूप से इसमें जो शुरू में जानकारी मिली है, जो फुटेज देखा गया है या जो आई विटनेस है, वो ये बता रहे हैं कि बस वाले की भी गलती है, ट्रक वाले की भी। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। जनपद पौड़ी में शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है। एडिशनल एसपी मनोज कुमार ठाकुर ने बताया कि कोटद्वार समेत जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में पुलिस द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाकर शराब के नशे में वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पूरे जनपद में इस अभियान का कड़ाई से पालन कराया जा रहा है और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है कि पुलिस कार्रवाई नहीं करती है। पुलिस समय समय पे चेकिंग करती है और ख़ास तौर पे जो नशा करके गाड़ियां चला रहे हैं इन पे तो एक विशेषकर अभियान चल रहा है और रोज ही कई ऐसे जो वाहन चालक हैं उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई की जा रही है और आगे भी की जाएगी। अगली खबर का रुख कर लेते। खबर हल्द्वानी से। उत्तराखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में कुमाऊं मंडल से शराब के जरिए 944 करोड़ रुपए राजस्व जुटाने का लक्ष्य तय किया है। राजस्व बढ़ाने के लिए मंडल में 40 नई शराब दुकानों का आवंटन किया गया है। वहीं ओवर रेटिंग पर रोक लगाने के लिए आबकारी विभाग ने सभी दुकानों पर रेट लिस्ट, आबकारी निरीक्षक का मोबाइल नंबर और शिकायत के लिए QR कोड लगाना अनिवार्य कर दिया है। संयुक्त आबकारी आयुक्त के कांडपाल ने कहा कि ग्राहक तय कीमत से अधिक वसूली होने पर QR कोड स्कैन कर सीधे ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकेंगे। नियमों का पालन न करने वाले दुकानदारों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वर्तमान वर्ष में 26-27 में मंडल का राजस्व लगभग 944 करोड़ का है, जो गत वर्ष 875 करोड़ के आसपास था और दुकानों की संख्या भी लगभग 395 इस समय वर्तमान में पूरे मंडल में स्वीकृत है। लगभग 345 के आसपास दुकानें और इस बार 945 के आसपास या 944 पॉइंट समथिंग कुछ। फिलहाल के लिए खबर उत्तराखंड में मेरे साथ इतना ही। रात 8 बजे देखिए मंथन प्रधान संपादक दुर्गेंद्र चौहान के साथ। नमस्कार।